ठीक है सर। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृத், வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வேதாத்ரியம், गुरुवे तुनै। इस सत्संग में उपस्थित सभी लोगों को सुप्रभात और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। वेदांतरियम में सामाजिक बाहुफल यानी सोशल कोशंट, कैसे हम अपने सामाजिक गुणों को बढ़ाएं, अपने विचार साझा करने का अवसर देने के लिए स्काई एनसीआर ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देकर अपनी शीर्षा पर शुरू करती हूँ। 4 आंतरिक आयाम हैं, इंटरनल डायमेंशंस, जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को आकार देते हैं। वो हमारे पर्सनल और सोशल लाइफ को शेप करते हैं। वे हैं इंटेलिजेंट कोशंट यानी आईक्यू, इमोशनल कोशंट यानी ईक्यू, सोशल कोशंट यानी एसक्यू और एडवर्सिटी कोशंट यानी एक्यू है। आईक्यू मतलब बुद्धि लब्धि को लॉजिक और रीजनिंग क्षमता परीक्षणों के माध्यम से मापा जाता है। भावनात्मक भागफल यानी इमोशनल कोशंट क्या है? इसका तात्पर्य है कि हम बाहरी दुनिया के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन, और हम अपनी भावनाओं पर किस प्रकार सर्वोत्तम नियंत्रण रखने में सक्षम हैं। How are we able to cope up with the social people, society? सामाजिक भागफल किसी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थितियों को संभालने, सोशल सिचुएशंस को कैसे हम संभालते हैं, समाज के समग्र रूप से समझने और सकारात्मक संबंध बनाने के लिए, बिल्डिंग गुड सोशल रिलेशनशिप्स, इस क्षमता को संदर्भित करता है। प्रतिकूलता भागफल यानी एडवर्सिटी कोशंट से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति प्रतिकूलता के समय, टेंशन फ्री सिचुएशंस में किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, कैसे वह स्थिति का सामना करने और उसे उबरने में कैसे वो उससे बाहर आता है, इसमें सक्षम, इसका मेजर है एडवर्सिटी कोशंट। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। और सामाजिक भागफल यानी सोशल कोशंट एक व्यापक परिप्रेक्ष्य है जो भावनात्मक और प्रतिकूल भागफल यानी इमोशनल कोशंट और एडवर्सिटी कोशंट दोनों को अपने अंदर समाहित करता है। तो आइए आज अपनी चर्चा में सामाजिक भागफल पर केंद्रित करें और कैसे वेदांतरियम हमारे सामाजिक भागफल को बेहतर बनाने में मदद करता है, इसके बारे में विचार करें। इंटेलिजेंट क्वोशंट को तो एजुकेशन में बढ़ा देते हैं, पर सोशल क्वोशंट में को एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। इसलिए इसके लिए अलग से एक एजुकेशन होना जरूरी है जो हमारे वेदांतरियम देती है। सामान्य तौर पर सामाजिक मॉडल में क्या क्या शामिल है कि मौखिक संचार के बिना, विदाउट वर्बल कम्युनिकेशन, लोगों को उनकी शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव, रस के स्वाद के माध्यम को समझना। जैसे कोई गुस्सा में है, उसको मुंह को देखते ही या उसके जो आते हैं उसकी पता चलती कि वो स्थिति है। इसमें शामिल लोगों के अनुसार अपने व्यवहार को समायोजित करने के लिए करके सामाजिक परिस्थितियों को अपनाना, वन सिचुएशन। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में दूसरों के साथ विश्वास अच्छे संचार के माध्यम से संबंध बनाना, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग है। असहमति या तनावपूर्ण स्थितियों, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या टेंस सिचुएशन, स्ट्रेस सिचुएशन में बचकर संघर्षों का समाधान करना जिससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो, सो दैट वी गेट सम पॉजिटिव गुड इफेक्ट्स। सहानुभूति और समझ, जिसमें दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को पहचानना और उचित प्रतिक्रिया करना, इसे एम्पैथी कहते हैं। संक्षेप में एसक्यू यानी सोशल कोशंट किसी व्यक्ति की सामाजिक अनुकूलन क्षमता, जागरूकता, अवेयरनेस और संचार कौशल कैसे मूव करता है सोसाइटी में, इसका एक माप है जो व्यक्तिगत सफलता और भावनात्मक कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इट इम्प्रूव्स अवर पर्सनल लाइफ एज वेल एज सोशल लाइफ एज वेल एज अवर इमोशनल कोशंट। यह नेतृत्व और टीम वर्क में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
क्योंकि उच्च सोशल कोशेंट वाले लोग दूसरों में सर्वश्रेष्ठ ला सकते हैं और सद्भाव वातावरण बना सकते हैं। जहां भी जिसको भी सोशल कोशेंट बहुत अच्छा हो, उनके साथ जो भी लोग हैं वो बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे और पूरा वातावरण पॉजिटिव बन जाएगा। हमें कुछ हद तक समझ आ गया है कि सोशल कोशेंट क्या है। अब आइए देखें कि हमारा स्काई योग हमारे सामाजिक बागफल को बेहतर बनाने में कैसे मदद करता है। हमारे प्रिय गुरु वेदात्री महर्षि ने बहुत अच्छे अभ्यास से दिए हैं जो समझने और करने में बहुत सरल हैं, लेकिन हमारे चरित्र यानी कैरेक्टर को आकार देने में और हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में बहुत प्रभावी है। स्काई योग में वेदाद्री महर्षि ने हमें अपनी मानसिक आवृत्ति मेंटल फ्रीक्वेंसी को शांत करने और अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करने इंट्रोस्पेक्शन और उन्हें अच्छे या बुरे, आवश्यक और अनावश्यक के रूप में वर्गीकृत करने में सक्षम बनाने के लिए सरल ध्यान तकनीकें दी हैं। उन्होंने हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर कई आत्मनिरीक्षण तकनीक और स्पष्टीकरण भी दिए हैं। हालांकि ये सभी हमारे सामाजिक बाखल के निर्माण में बहुत सहायक देती है। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं देखेंगे जो हमें अपने सामाजिक बाखफल को बेहतर बनाने में मदद करेगी, साथ ही हमारे भावनात्मक बाखफल सोशल कोशेंट और इमोशनल कोशेंट दोनों का ख्याल रखेगी। हम अपने दैनिक जीवन में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कई लोगों के साथ निरंतर संबंध में रहते हैं। हमें अपने माता पिता, रिश्तेदारों, शिक्षकों, दोस्तों, वरिष्ठों, कार्यस्थल पर सहकर्मियां, जीवन साथी, बच्चों जो हमसे संबंधित है और आम जनता जो हमसे पूरी तरह से असंबंधित है, उन सब के साथ मिलकर चलना पड़ता है। दिन में एक भी क्षण ऐसा नहीं निकलता जब कम से कम एक व्यक्ति से टकराव न हो। टकराव का मूल कारण क्या है? सोचे तो हम मानते हैं कि हर दूसरे व्यक्ति को वैसा ही कार्य और व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि ऐसा नहीं हो रहा है और कभी नहीं हो सकता, लेकिन हम निराश हो जाते हैं। यह निराश जब हमारे बुजुर्गों या वरिष्ठों के साथ होता है जिनके साथ हम आदेश नहीं दे सकते, तब ये चिंता और अवसाद को जन्म देती है। जिन पर हमारा अधिकार है उनसे यह निराशा क्रोध और घृणा का कारण बनती है। इस अपेक्षा पर काबू पाने के लिए और सफल सामाजिक रिश्ते बनाने के लिए हमें लोगों और स्थिति की उचित समझ की आवश्यकता है। वेदात्री महर्षि ने बहुत स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करके हमें मनुष्यों में मतभेदों के कारण बताए हैं। उनका कहना है कि मनुष्य समृद्धि के 7 पहलुओं पर भिन्न है। दे डिफर इन 7 वेल्थ पैरामीटर्स। और मतभेदों का कारण, उसका रीजन क्या है, 16 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। He has categorized under 16 टाइप्स। यह कविता ऐसी ही विषमताओं लाइक डिस्पैरिटीज का विवरण देती है। கருவமைப்பு, உணவு வகை, காலம், தேசம், கல்வி, தொழில், அரசாங்கம், கலை, முயற்சி, பருவம், நட்பு, சந்தர்ப்பம், பல ஆராய்ச்சி, பழக்கம், வழக்கம், ஒழுக்கம் இவற்றிற்கேற்ப உருவ அமைப்பு, சுகம், குணம், அறிவின் உயர்வு, கீர்த்தி, உடல் வலிவு, சுகம், செல்வம், மனிதர்கட்கு வரும் வகையும் அவற்றின் தரம் அளவுக்கேற்ப வாழ்க்கை நிலை भेदमुடன் तोன்ற कंडेन। ज्ञान कलंजियम का 177 नंबर का पोयम है। समृद्धि के वे 7 क्षेत्र जिनके अंतर्गत संपूर्ण मानव जाति भिन्न है, वे हैं शारीरिक संरचना, शारीरिक शक्ति,
धन संपदा, खुशी, बुद्धि, प्रसिद्धि यानी यश और चरित्र यानी कैरेक्टर। इन अंतरों को 16 पहलुओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो है आनुवंशिक, भोजन सेवन, समय, स्थान, शिक्षा, कामकाज, सरकार, कला, प्रयास, उम्र, दोस्ती, अवसर, अनुसंधान, अनुशासन, आदत, संस्कृति आदि। आइए देखें कि ये अंतर कैसे होते हैं और हमें इसके बारे में क्यों जानना चाहिए, या यह सामाजिक बागफल सुधार के लिए कैसे प्रासंगिक हैं। हम अपने जीवन में कई लोगों को देखते हैं और हम पाते हैं कि वे या तो अपनी शारीरिक संरचना या शारीरिक शक्ति या भौतिक धन या अपनी प्रसन्न मनस्थिति या अपनी अर्जित बुद्धि या अपनी प्रसिद्धि या अपने चरित्र में भिन्न होते हैं। जिन मनुष्यों को हम प्रतिदिन देखते हैं, उनके बीच अंतर को फिट करने के लिए इन सातों के अलावा कोई अन्य वर्गीकरण नहीं है। जब हम विश्लेषण करते हैं कि ये मतभेद क्यों उत्पन्न होते हैं, तो हमें महर्षि द्वारा बताए गए 16 कारणों में जाने की जरूरत है और उनके अलावा कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है आनुवंशिक। एक व्यक्ति अपने माता पिता और उनके माता पिता के गुणों को प्राप्त करता है, जो एक बुनियादी विशेषता है। जिस प्रकार आम का फल अपने मूल पौधे के मूल बीज से अपनी विशेषता प्राप्त करता है, उसी प्रकार प्रत्येक बच्चे में एक मूल विशेषता होती है, जो उनके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी से मिलती जुलती होगी। इसलिए अलग अलग माता पिता से जन्मे दो व्यक्तियों के चरित्र में यानी गुण में निश्चित रूप से अंतर होगा। एक परिवार में पति और पत्नी को लें तो उनके माता पिता अलग अलग होते हैं और इसलिए मूल रूप से दोनों के बीच चारित्रिक अंतर जरूर होगा। और यदि पति या पत्नी दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि वे जैसा चाहे वैसा व्यवहार या कार्य करें, तो यह कैसे संभव है। यहाँ तक कि एक ही माता पिता से पैदा हुए बच्चों के बीच भी समय के साथ माता पिता के विशेषताओं में बदलाव के कारण मतभेद होंगे। जुड़वा बच्चों के बीच भी कई अंतर देखे जाते हैं। वे एक जैसे या अलग भी दिख सकते हैं। दूसरा है भोजन का सेवन। भोजन को सात्विक, तामसिक और राजस में विभाजित किया जा सकता है। भोजन के प्रकार के आधार पर लोगों में गुण और शारीरिक शक्ति भिन्न होती है। तीसरा है समय। जिस समय में हम रहते हैं, वह हमारे ज्ञान, शारीरिक शक्ति, धन आदि को भी निर्धारित करता है। इस शताब्दी के दौरान लोगों का स्वभाव वैज्ञानिक विकास आदि के संदर्भ में पिछली शताब्दी की तुलना में भिन्न है। अगला है स्थान। जिस स्थान या देश में हम रहते हैं, उसकी जलवायु परिस्थितियां आदि भी वहां रहने वाले व्यक्तियों, उनके पालन पोषण आदि के बीच अंतर का कारण बनती है। स्थान की वजह से लोग ज्ञान, शारीरिक संरचना और चरित्र या गुण आदि में भिन्न होते हैं। शिक्षा जो पढ़ाई का माध्यम है, वो लोगों के बीच ज्ञान, भौतिक धन, प्रसिद्धि, गुण आदि में बहुत बड़ा अंतर लाती है। जो शिक्षित है वह अधिक ज्ञान प्राप्त करने और अपने काम के लिए अधिक पैसा कमाने में सक्षम है और इसलिए एक आरामदायक जीवन जीने में सक्षम है। किसी के कामकाज या नौकरी के कारण ज्ञान, शारीरिक शक्ति, धन, प्रसिद्धि, गुण, खुशी आदि में अंतर होता है। यदि नौकरी में शारीरिक श्रम शामिल है, तो यह शारीरिक शक्ति में सुधार करता है, जबकि यदि इसमें उच्च कमाई क्षमता शामिल है, तो यह किसी के धन में वृद्धि करता है और बदले में खुशी। कभी कभी नौकरी भी तनाव का कारण बन सकता है और खुशी को कम भी कर सकता है।
सरकार भी एक कारण है जो लोगों के बीच मतभेदों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए सिंगापुर में पैदा हुआ व्यक्ति सख्त कानूनों और उसके कार्यान्वयन के कारण अधिक अनुशासित होता है। एक उचित सरकार अपने नागरिकों को की सभी जरूरतों को पूरा करती है, जबकि एक खराब सरकार गरीबी को बढ़ाता है और गुण, धन, मन की शांति आदि में अंतर पैदा करता है। प्रयास यानी एफर्ट यानी कोशिश की भावना और अवसर का सही उपयोग, अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाना, इसकी क्षमता के कारण लोग प्रसिद्धि, धन, ज्ञान आदि में अलग होते हैं। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से सभी अभ्यासों का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त प्रयास करता रहता है, तो उसकी शारीरिक शक्ति में सुधार होता है और उसकी खुशी भी बढ़ती है। साथ ही अवसरों की तलाश करने और उनका लाभ उठाने से व्यक्ति को धन, प्रसिद्धि आदि में सुधार करने में मदद मिलती है। उम्र की वजह से भी किसी व्यक्ति की परिपक्वता स्तर, शारीरिक शक्ति, गुण, अनुभव का ज्ञान आदि में अंतर होता है। आजकल छोटे बच्चे भी स्मार्टफोन चलाना जानते हैं। एज की वजह से और जो भी बढ़ते हैं वो हम इंटेलिजेंस क्वोशंट में हमसे बहुत बहुत बड़े में रहते हैं, आगे में रहते हैं। इसी प्रकार मित्रता भी व्यक्ति के गुण, ज्ञान, खुशी आदि को प्रभावित करती है। जिस व्यक्ति के पास अच्छे गुण और प्रेरक क्षमता वाले मित्र होते हैं, उसमें भी अच्छे गुण होते हैं और वो जीवन में बेहतर प्रसिद्धि और धन प्राप्त करता है। कोई भी कला व्यक्ति की एक रचनात्मक क्षमता है और यह व्यक्ति की शारीरिक शक्ति, प्रसिद्धि, गुण और खुशी पर बहुत प्रभाव डालती है। यदि व्यक्ति नर्तक है तो उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ती है तथा उसका गुण प्रकृति के प्रति प्रेम एवं करुणा का भाव हो जाता है। व्यक्ति अपनी कला के कारण प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है। योग भी एक कला है और एक योगी अपनी इंद्रियों और मन को पूरी तरह काबू रखने में सक्षम होता है और दूसरों को भी ऐसी क्षमता प्राप्त करने में मदद करता है। अनुसंधान व्यक्ति को अपने ज्ञान का विस्तार करने और सत्य की खोज करने में मदद करता है, जो मानसिक शांति, धन, प्रसिद्धि आदि देता है। जितना अधिक व्यक्ति स्वयं, प्रकृति और दैविक शक्ति को समझता है, उसका गुण, शांति और साथी प्राणियों के प्रति सहानुभूति में ढल जाता है। अच्छी आदत, हैबिट्स, गुण का निर्माण करती है और बुरी आदतें गुण को बिगाड़ भी देती है। कभी कभी आदतों के कारण धन की हानि हो जाती है, साथ ही शारीरिक शक्ति भी खत्म हो जाती है, जैसे एडिक्शन टू अल्कोहल, स्मोकिंग एक्सेट्रा। संस्कृति का व्यक्ति से गुण और ज्ञान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अलग अलग संस्कृति के लोगों की खान पान की आदतें और मान्यताएं, रिचुअल्स अलग अलग होती हैं। अनुशासन लोगों में गुण, शारीरिक शक्ति, धन, ज्ञान आदि के मामले में भी अंतर पैदा करता है। इस प्रकार हमने देखा है कि लोग इन 16 श्रेणियों में भिन्न होते हैं और तदनुसार वे धन के 7 पहलुओं को पाने में अलग स्तर पर स्थित होते हैं। अब हम देखें कि यह सामाजिक पाकफल यानी सोशल क्वोशंट के से किस प्रकार उपायुक्त है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसे नरेश जी ने कहा, और जिस दिन वो जन्म लेता है उसी दिन से वो समाज पर निर्भर रहता है। हमें समाज में रहना है और समाज से ही अपने जीवन के लिए सारी चीजें प्राप्त करना है और समाज को किसी रूप से वापस भी देना है। मनुष्यों में मतभेदों के 16 कारणों का विश्लेषण करने के बाद हम समझते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे के समान नहीं सोच सकता या कार्य नहीं कर सकता, भले ही वो उसका अपना भाई बहन या बच्चा ही क्यों न हो। जब हम अपनी अपेक्षाओं और उनकी प्रतिक्रिया या क्रिया के बीच अंतर के कारण को समझते हैं,
और उसका विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि वे अपने व्यवहार में स्वाभाविक हैं और हमारी अपेक्षाएं प्रकृति के अनुरूप नहीं थे। तुरंत हम उन्हें जैसे वे हैं वैसे ही स्वीकार करने में सक्षम हो जाते हैं और इससे हमारे और हमारे संपर्क में आने वाले लोगों के बीच संघर्ष कम हो जाता है। इससे उनके कार्यों पर प्रतिक्रिया करने के तरीके में सुधार होता है और हमारे उनके साथ मित्रवत और समझदार होने की अधिक संभावना होती है। यही सामाजिक भागफल यानी सोशल कोशंट है और हम अपने दैनिक जीवन में जिससे भी मिलते हैं उसके साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने में सक्षम होते हैं। इस बात की समझदारी से जहां हमारी उम्मीदें कम हो जाती हैं वहीं हमारा गुस्सा भी कम हो जाता है और सहानुभूति विकसित होती है। हमारे पास बेहतर मानसिक स्पष्टता है और हम जानते हैं कि हम कमियों को सुधार कर कैसे काम पूरा कर सकते हैं। ये तो हो गई दूसरे लोगों के साथ। दूसरे तरीके से जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और महसूस करते हैं कि हम उनकी कुछ उपलब्धियां में उनके स्तर तक नहीं हैं, तो हम हीन महसूस करते हैं, यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो हमें उदास कर देता है। हम उनके साथ बराबरी करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। खासकर भौतिक संपत्ति जमा करने में कभी-कभी हम भारी कर्ज में भी डूब जाते हैं, जिससे कुछ मामलों में आत्महत्या या मानसिक आघात मेंटल ट्रॉमा भी होती है। मनुष्यों में 16 अंतरों का यह विश्लेषण हमें अपनी कमियों का कारण समझाता है और जब हम कमियां दूर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं तो हम उस हीन भावना को दूर कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। कुछ मामलों में जहां यह संभव नहीं है, हम चीजों को वैसे ही स्वीकार करने का दृष्टिकोण विकसित करते हैं जिससे हमें मानसिक शांति, संतुष्टि और खुशी मिलती है। वेदात्री महर्षि द्वारा प्रदान की जाने वाली अगली महत्वपूर्ण अवधारणा शुभकामनाएं देने वाला तकनीक है। उनका कहना है कि शुभकामनाएं देने से हम दुश्मन से भी दोस्ती कर सकते हैं। महर्षि हमें धुरिया अवस्था में ध्यान के तुरंत बाद स्वयं को, अपने जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों, रिश्तेदारों, दोस्तों, सहकर्मियों और उन सभी को शुभकामनाएं देने का अभ्यास देते हैं जो दैनिक जीवन में मदद करते हैं और अंततः दुश्मनों को भी शुभकामनाएं देने के लिए कहते हैं। दुरिया अवस्था में ध्यान करने से मन अल्फा स्तर तक शांत हो जाता है और जब उस अवस्था में शुभकामनाएं दिया जाता है तो वह तरंग के रूप में शुभकामनाएं मिले हुए व्यक्ति तक पहुंचता है और दोनों के बीच प्रेम और करुणा का संबंध विकसित होता है। कई योग अभ्यासों के कई व्यावहारिक अनुभव हैं जिन्होंने शुभकामनाएं देने के माध्यम से स्वस्थ रिश्ते बनाए हैं। जब भी मुझे अपने पति और मेरे बीच के किसी मतभेद का सामना करना पड़ता है, तो अक्सर होता रहता है, मैं तुरंत उनके अपने व्यवहार का कारण और अपनी अपेक्षा का विश्लेषण करती हूँ। उदाहरण के लिए, जब भी मैं अपने पतिदेव को से सब्जियां खरीदने के लिए कहती हूँ, तो मैं उन्हें बताऊंगी कि घर पर क्या उपलब्ध है ताकि वो उन्हें न खरीदे। लेकिन मैं निश्चित रूप से पाऊंगी कि वो कम से कम एक या दो वही सब्जियां दोबारा खरीदेंगे। जब मैं उस कार्य पर गलती बोलूंगी तो उनको गुस्सा आएगा और वो कहेंगे कि मुझे कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं इस बात का विश्लेषण करती हूँ कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो मुझे समझ आई कि वे इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। मुझे यह भी देखना होगा कि उन्होंने क्या नया खरीदे हैं। इसलिए तदनुसार मैंने खुद को बदल दिया कि वो जो भी खरीद के आते हैं उसे अलग तरीके से उपयोग करके खाना बनाऊंगी। घर की स्थिति गलतियां ढूंढने और परेशान करने वाली भावना से बदलकर समायोजन और शांति की हो जाती है।
हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर अपने प्यारे साथियों के साथ प्रतिदिन ऐसे ही स्थितियां का अनुभव कर रहे होंगे। वेदात्री महर्षि हमें पारिवारिक शांति के लिए 6 महत्वपूर्ण तकनीकें देते हैं जो सामाजिक जीवन के लिए भी बहुत ही सूटेबल है। उसमें 3 करना चाहिए जो समायोजन एडजस्टमेंट, सहनशीलता टॉलरेंस और त्याग सैक्रिफाइस, और 3 नहीं करना चाहिए जो है आदेश देना डोंट कमांड, गलतियां ढूंढना डोंट कमेंट और अपेक्षा करना डोंट एक्सपेक्ट। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे भी सभी साथीगण हमारी छापों को मिटाने के लिए भेजे गए ईश्वर के उपहार हैं और उनके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो ईश्वरीय कार्य है जिसके लिए वे केवल साधन मात्र हैं। जब यह विचार हमारे अंदर गहराई तक पहुंचता है तो हम अपने आसपास होने वाली हर चीज के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम हो जाते हैं और कोई भी चीज हमें परेशान नहीं करती है। इसे हम सामाजिक स्थितियों पर भी लागू कर सकते हैं। जब कोई कतार में या क्यू में या गाड़ी चलाते समय सड़क पर अधीरता दिखाता है तो हमें यह समझकर उसे रास्ता देना चाहिए कि वो शांत मन की स्थिति में नहीं है। वजह कुछ भी हो सकती है जो उसे परेशान कर रही हो। ऐसी समझ और समायोजन तरीके अपनाने से उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास भी होगा। जब कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है और हम उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बजाय यदि हम उस पर चिल्लाते हैं तो वो पहले से ही परेशान है और वो वापस चिल्लाएगा, जिससे दोनों के लिए और अधिक परेशानी होगी। इसके बजाय अगर हम शुभकामनाएं कहें और आगे बढ़ें तो इससे वो भी शांत हो जाएगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो वह व्यक्ति याद रखेगा और इससे एक स्वस्थ रिश्ता बनेगा। तीसरी और महत्वपूर्ण अवधारणा जो महर्षि देते हैं वो है दैविक शक्ति और सभी जीवित चीजों में इसकी उपस्थिति को समझना। वह सरल तरीके से प्रकृति के दैवीय नियम को समझाते हैं जो स्पष्ट रूप से हमारे अतीत या वर्तमान के कार्यों के उचित परिणाम के रूप में पाया जाता है। कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल। वो आगे कहते हैं कि जिससे भी हम जुड़े हैं, जिसे हम अपनी परेशानी दर्द या दुख का कारण मानते हैं, वे सभी प्रकृति के उपकरण हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, जिससे हम हमारे पिछले कर्मों के आधार पर दैवीय कानून के परिणाम मिलता है। जब दैविक शक्ति और दैविक नियम की यह समझ हमारे भीतर गहरी हो जाती है तो हम अपने आसपास के हर व्यक्ति को समझने और हर किसी में भी दिव्यता देखने में सक्षम होते हैं। इससे हमारे अंदर प्रेम और करुणा का स्वभाव विकसित होता है और हम हर व्यक्ति और परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार करने में आसानी से सक्षम हो जाते हैं। इस स्तर पर शत्रु को भी शुभकामनाएं देना हमारे पास स्वाभाविक रूप से आ जाता है। दरअसल हम किसी भी व्यक्ति को दुश्मन के रूप में सोच भी नहीं सकते हैं और गुस्सा, हताशा, चिड़चिड़ापन, घृणा, ईर्ष्या आदि जैसी नकारात्मक भावनाएं स्वाभाविक रूप से हमारा साथ छोड़ देती है। हम अपने विचार, वचन और कर्म से बहुत सकारात्मक हो जाते हैं। इससे हमारे अंदर एक आभा मंडल यानी कि ऑरा विकसित होता है और हम लोगों को आकर्षित करने लगते हैं और हमारा रिश्ता सबके साथ दिव्य हो जाता है। उपरोक्त अवधारणाओं को समझने के अलावा दीपक और दर्पण ध्यान, नित्यानंद ध्यान और कायाकल्प जैसी ध्यान तकनीकें हमारे जैव चुंबकीय ऊर्जा बायोमैग्नेटिक एनर्जी की तीव्रता को बढ़ाती है और यह हमारे अंतर व्यक्तिगत संबंधों को बढ़ाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह हमें एक बेहतर सामाजिक भागफल यानी स्पिरिचुअल क्वोशंट प्राप्त करने में मदद करता है, जिसमें एक संतुलित भावनात्मक भागफल भी होती है और एडवर्सिटी क्वोशंट को भी ये ठीक कर देता है। स्काई योग अभ्यासकर्ता जो लगातार और निष्ठा से महर्षि के सभी तकनीकों का अभ्यास करते हैं, वे बिना किसी तनाव या चिंता के सभी प्रकार की कठिन परिस्थितियों को भी शांत और शांतिपूर्ण तरीके से आसानी से संभालने में सक्षम होते हैं और अच्छे नेता और समन्वयक लीडर एंड कोऑर्डिनेटर के रूप में उभरते हैं। आइए हम सभी इन अभ्यासों का सर्वोत्तम उपयोग करें और समाज के लिए, अपने परिवार और साथ साथ काम में भी
सार्वजनिक स्थानों पर एक उदाहरण पुरुष बने ताकि लोग हमारे पास अंतर व्यक्तिगत कौशल इंटरपर्सनल स्किल्स के महान प्रदर्शन का रहस्य जानने के लिए आए और अपने को और अपने जीवन को बदलने के लिए स्काई योग की महान कला सीखें। इसके साथ मैं इस शीर्षक को समाप्त करती हूँ। थोड़ी ज्यादा देर लेने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं एक बार फिर नरेश सर द्वारा आज के शीर्षक के विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए दिए गए महान अवसर के लिए धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को सब्र से सुनने के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं ईश्वर से आपके और आपके परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र, पर्याप्त धन, परम ज्ञान और शांति की प्रार्थना करती हूँ। पूरी दुनिया में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त हो। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद।